किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज के आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या चीज़ होती है, जिसको बेसिकली हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी कहते हैं। बेसिकली जब भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू या किसी भी नेटवर्क डिवाइस के थ्रू आपके साथ बात करते हैं, या करंटली मैं जब आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ तो बीच में हमारे और आपके बीच में, जिस तरह मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफाइंड होने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे उर्दू में बात करूँ और आप मुझे जवाब पश्तो में देंगे तो डेफिनेटली आप मेरी ज़बान को या मेरी लैंग्वेज को आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यही वजह है या यही इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से दुनिया में ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं नेटवर्किंग के लिए कि ताकि अगर एक फ़ोन एप्पल का और एक फ़ोन एंड्रॉयड का, या एक सिस्टम एचपी का और एक सिस्टम जो है वो तोशिबा का है, तो वो कंप्यूटर जब वो इंटरनेट के साथ आपस में कम्युनिकेट करें, या जब नेटवर्क भी आपस में, जैसे एसईओ के थ्रू कोई डाटा आप पीटीसीएल यानी इस्लामाबाद में कहीं भेजना चाह रहे हो, तो इस्लामाबाद में जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि एसईओ का ही नेट होता है, बेशुमार नेट होते हैं। या आपके अपने मीरपुर शहर के अंदर अगर हम बात करें तो एसईओ के नेट के अलावा अगर आप किसी ऐसे दोस्त को डाटा भेज रहे हो, ऐसे दोस्त से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो जो कि बेसिकली स्काई टेलीकॉम का इंटरनेट यूज़ करता है, तो कम से कम दोनों इंटरनेट कंपनीज को कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स रखने पड़ते हैं, कुछ ऐसा मॉडल बनाना पड़ता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो और वो स्टैंडर्ड बराबर रहे सब में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बनाते हैं। जब भी इंटरनेट पे दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली इनको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड इतनी है, अगर वापसी पे आपकी स्पीड स्लो होगी तो उस पर मैं काम नहीं कर सकूँगा। सिमिलरली अगर आपकी स्पीड तेज़ है और मेरी स्पीड स्लो है तो फिर भी डाटा सही सेंड और रिसीव नहीं हो सकेगा। तो जब भी दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मिसाल के तौर पर दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेटेड कर रहे थे कोई लैन केबल से, मतलब कोई इंटरनेट या कोई केबल लगाई हुई थी दो कंप्यूटर्स के बीच में, और दोनों कंप्यूटर बेसिकली एनआईसी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। क्या कि हम लोगों ने दो कंप्यूटर को आपस में लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करा दिया तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखने वाली चीज़ ये कि मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर ऐसा था जिसके अंदर, मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, एक कंप्यूटर ऐसा था जो हमारा विंडोज पे चल रहा था, और दूसरा कंप्यूटर मेरा एक ऐसा कंप्यूटर था जो बेसिकली एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा था। अब इन दोनों को अगर आपस में मुझे कम्युनिकेट कराना है तो मुझे दोनों कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन कराने के लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या ऐसा मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा जो दोनों तरफ सेम हो। अगर वो दोनों तरफ सेम होगा तब ही कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकेगी, अदरवाइज जाहिर सी बात है कि आप लोगों के कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन है फोन के, मेरे फोन के कुछ और हैं, तो डाटा वहां पर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि किस तरीके से हो। इसी मसले को हल करने के लिए जो ओपन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरकनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया जिसका नाम था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि ओएसआई मॉडल है क्या चीज़ है। ये ओएसआई बेसिकली जो है ये 1984 में हुआ था, और इसके अंदर कुछ इस तरह की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर होगी, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक और फिर फिजिकल लेयर। अब हम लेयर्स को बारी बारी जरा पढ़ते हैं। हर लेयर के अंदर मतलब अगर मैं मेरे फोन से मैं शाहजेब को कॉल कर रहा हूं तो मेरे फोन के अंदर भी ये 7 लेयर्स हैं, या मेरे नेटवर्क के अंदर भी 7 लेयर्स होंगी, और शाहजेब के फोन के अंदर भी ये 7 लेयर्स होंगी। तो डाटा जब भी निकलता है वो एप्लीकेशन लेयर से निकलता है और फिजिकल लेयर तक पहुंचता है। इसी तरह वो शाहजेब की फिजिकल लेयर तक पहुंचेगा और फिर वो उसकी एप्लीकेशन लेयर तक आएगा। भी हम आगे देखते हैं। अब हर लेयर के अंदर कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम प्रोटोकॉल्स को पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ होती हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए कोई ना कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एप्लीकेशन लेयर को सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं। बेसिकली ये हमारे, आप सिंपल वर्ड्स में समझ लें, कुछ ब्राउजर्स होते हैं। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन जाके चेक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे जाके फेसबुक लिखना है या फेसबुक जाके एक्सेस करना है इंटरनेट के ऊपर, या मुझे ट्विटर खोलना है या मुझे यूट्यूब खोलना है, तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए एक ब्राउज़र चाहिए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो मेरा ब्राउज़र है वो बेसिकली क्या है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी किस चीज़ की, एप्लीकेशन लेयर की। ठीक है, तो अभी हम जरा एप्लीकेशन लेयर को जरा थॉरली रीड करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो ब्राउजर्स होते हैं हमारा कनेक्शन बनाते हैं इंटरनेट के साथ। अगर आपके पास ब्राउजर्स ना हो, ठीक है, तो आप
कभी भी अपना इंफॉर्मेशन या अपनी बात किसी दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो बैक एंड पे व्हाट्सएप बेसिकली एक ब्राउज़र ही है। अभी करंटली हम एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट, ठीक है, वो एक ऐप हो सकती है, लेकिन करंटली अगर आपकी एक ऐप है तो वो भी बेसिकली आपकी एप्लीकेशन लेयर को फैसिलिटेट कर रही होती है। तो हम लोगों ने जो अभी बात की कि एप्लीकेशन लेयर क्या चीज़ है, हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है, हमारी नेटवर्क की एप्लीकेशंस को चलाती है। वो तमाम एप्लीकेशंस जो हमारी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपका ब्राउज़र हो गया, इसी तरह आपका आउटलुक हो गया, इसी तरह आपका स्काइप हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। और ये नेटवर्क एप्लीकेशंस मिलके बेसिकली क्या करती हैं कि कंप्यूटर के थ्रू जो है हमारा कनेक्शन इंटरनेट के साथ क्रिएट करवाती हैं। अब इसके अंदर देखने वाली चीज़ ये है कि अब अगर हम ब्राउज़र्स की बात करते हैं, जो हम क्रोम यूज़ करते हैं या मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए HTTP और HTTPS यूज़ होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर लेयर के अंदर कोई ना कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर HTTP और HTTPS का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। सिमिलरली जब भी अभी हम लोग आगे स्टडी आउट करेंगे, जब इसको थॉरली रीड करना शुरू करेंगे, तो ये चीज़ हम आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। और जो हमारा स्काइप है, हमारा आउटलुक है, इसके लिए भी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। जिस तरह अगर आप लोग अपनी राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नाम नजर आ रहे होंगे। अगर आप कभी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, उसको ज़रा फुल कॉपी करके लिंक को पेस्ट करें किसी पेज के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर HTTP और HTTPS नजर आएगा। इस तरह FTP, NFS, FTMP, DCP, बेशुमार ये थोड़े हैं, लेकिन दुनिया में इससे ज़्यादा एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। मैंने एक MS के थीसिस में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बनाया था जिसका नाम कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल था। लेकिन हर एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल जो होता है उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होती है। देखो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि प्रोटोकॉल ज़्यादा क्यों होते हैं। जिस तरह एक काम करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे जब मैं प्रोग्राम देता हूँ तो वो वाइल लूप लगाते हैं, कुछ बच्चे उसी प्रोग्राम को फॉर लूप के थ्रू करते हैं, कुछ लोग उसी काम को बेसिकली डू वाइल लूप के थ्रू करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वाइल लूप का एक अपना मकसद है, डू वाइल का एक अपना मकसद है और फॉर लूप का एक अपना मकसद है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, सारे एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर की फील्ड में मैंने बोला था कि एल्गोरिथम्स को हम लोग प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो इसी तरह ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे पहुंचाने के लिए हर तरह का ब्राउज़र या हर तरह की फाइल या हर तरह की सेक्शन के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर जब ये प्रोसेसिंग होती है, अभी हम जिस तरह ये बात करते हैं कि ये जो हमारे जितने भी हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, अब अगर हम ये देखें कि जी हमारे कौन सी किस कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे फाइल ट्रांसफ़र है। और ये अब ये चीज़ें देखिएगा, ये मिसाल के तौर पर जिस तरह ये देखिए, अब ये क्या चीज़ है कि जो ब्राउज़र्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, नीचे अगर आप देखेंगे फाइल ट्रांसफ़र लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो जब भी कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी होगी, जैसे आप क्लाउड पे अपलोड करते हैं किसी चीज़ को, या आप मिसाल के तौर पर गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आप FTP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए HTTP या फिर HTTPS का जो प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल होता है। ये प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हमारी पूरी की पूरी जो आगे नेटवर्किंग की सिलेबस है वो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह ईमेल्स के लिए हम लोग SMTP इस्तेमाल करते हैं, और वर्चुअल टर्मिनल्स के लिए हम लोग, वर्चुअल टर्मिनल्स कौन से होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए या आपके मिनी लैपटॉप्स हो गए, इनके लिए हम लोग टेलनेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सारे बेसिकली क्या हैं, टाइप्स हैं बेसिकली हमारी एप्लीकेशन लेयर की, जिनको यूज़ करते हुए हम लोग इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। देखो लफ्ज़ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि मुझे वेबसाइट विजिट करनी थी facebook.com, तो मैंने क्या किया कि मैंने facebook.com लिखा, तो ब्राउज़र के ऊपर मैंने http://www.facebook.com लिख दिया। अगर आप जाके चेक करोगे तो HTTP या HTTPS ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो वो पहला काम हो गया। अब जब मैंने टाइप कर दिया और मैंने एंटर किया, तो मेरा डाटा एप्लीकेशन लेयर से निकल कर प्रेजेंटेशन लेयर पे आ गया। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है।
देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर का काम बेसिकली एप्लीकेशन लेयर के बाद आता है। जब डाटा एप्लीकेशन लेयर से निकल जाता है तो वो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होगा कि वो जितने भी डाटा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी को मैसेज लिखा है हेलो हाउ आर यू, तो सबसे पहले उसको एस्काई कोड के अंदर चेंज करेगा, और एस्काई कोड के चेंज होने के बाद वो उसको चेंज करेगा 01 के फॉर्मेट में। सो ये बात हम लोगों को क्लियर होगी कि जब मेरा डाटा मेरे एप्लीकेशन लेयर से निकल के प्रेजेंटेशन लेयर में आता है तो सबसे पहले क्या होता है, डाटा की कन्वर्जन होती है, ठीक है। और इस डाटा की कन्वर्जन के लिए बेसिकली जिस तरह हम लोगों ने बोला कि ये मेरे एस्काई कोड से, और एस्काई कोड को उसने EBCDIC में चेंज कर दिया। बेसिकली एक फॉर्मेट होता है डाटा का, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का पहला काम क्या होता है, टू ट्रांसलेट द डाटा ऑफ एस्काई कोड इनटू द EBCDIC में, ठीक है। अब टास्क नंबर 2 देखते हैं कि चले ठीक है जी, इसने ट्रांसलेशन तो कर दी, अभी मिसाल के तौर पे 1010 के फॉर्मेट में भी आ गया। तो ये बेसिकली अब क्या हुआ है देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी को लिखा हेलो हाउ आर यू, तो इसकी बेसिकली ट्रांसलेशन बनेगी 10001111100000। इसका मतलब तो ये है कि अगर सिर्फ हाय के लिए अगर मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ तो मेरे नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। तो दूसरा काम प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, चीज़ों को कंप्रेस करना। किस तरीके से कंप्रेस करना कि वो छोटे फॉर्मेट में जाकर वही काम कर दें जो वो बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला काम प्रेजेंटेशन लेयर का क्या हो गया, इट ट्रांसलेट द स्काई कोड इनटू द EBCDIC में। और नंबर 2 उसने क्या किया, डाटा कंप्रेशन की, कि जो डाटा था उसको कंप्रेस कर दिया इस तरीके से कि वो छोटा हो जाए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो हमारा डाटा होगा वो लॉसी हो जाएगा और लूज लेस हो जाएगा, मतलब छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से आप जब वो पहुंचे तो किसी को समझ ही नहीं आई कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी भी फाइल को श्रेडर करते हैं, आप लोग जब CMS के ऊपर कोई चीज़ अपलोड करते हो तो अक्सर ये बच्चे इशू कहते थे कि सर वो जो है ना फाइल सेंड नहीं हो रही, क्यों नहीं होती, वो फाइल का साइज़ बड़ा होता, तो आप क्या करते थे, उसको कंप्रेस कर देते थे। अब जब कंप्रेस करके फाइल आप हमें सेंड करते थे तो क्या उसका मीनिंग चेंज हो जाता था? नहीं, मीनिंग नहीं था चेंज होता। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, डाटा को कंप्रेस करेगी, श्रेडर कर देगी इस तरीके से कि फाइल का साइज़ छोटा हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बेसिकली फाइल का साइज जो है बेसिकली क्या कर रहा है, वो श्रेडर हो गया, जिसकी वजह से टाइम कम लगेगा डाटा सेंड और रिसीव होने के लिए। और अभी ये बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हम लोगों ने 2 काम देख लिए, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया कि डाटा ट्रांसलेशन की, डाटा इंक्रिप्शन की, कंप्रेशन की। अब हम तीसरा काम जो प्रेजेंटेशन लेयर करती है वो करती है इंक्रिप्शन का। लफ्ज़ इंक्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के सिमेंटिक को चेंज कर देना। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अक्सर जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया होगा तो उस पर जब पहली बार आप किसी को मैसेज करो तो लिखा आता है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो डाटा आप सेंड करना चाह रहे हो जब वो तार पे या इंटरनेट पे जाए तो उसका हुलिया चेंज हो जाए, इस तरीके से कि अगर बीच में कोई हैकर बैठ के उसको देखने की कोशिश भी करे तो उसको समझ ना आए। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप ये देख रहे हैं, जब डाटा इंक्रिप्शन में आया था तो लिखा हुआ था 10101101, ठीक है। और जब डाटा की इंक्रिप्शन हुई है तो क्या हो गया, ये 10011011। तो इसका मतलब क्या कि बिट्स चेंज हो गई हैं, और अगर मैं एज अ हैकर इसको हैक कर भी ले दूँ तो मुझे समझ ही नहीं आएगी इस डाटा का मतलब क्या है। तो बेसिकली इंक्रिप्शन एक सिक्योरिटी की टेक्निक होती है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कोई सेंडर रिसीवर को कोई डाटा भेजना चाहता है या रिसीवर रिसीव करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट जो होते हैं वो जो है ना प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट आप कह सकते हो एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसमें हमारा SSL आता है, सिक्योर सॉकेट लेयर्स आती हैं। ये सारी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर चल रही होती हैं। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, ट्रांसलेशन करती है, डेटा कंप्रेशन करती है, इंक्रिप्शन करती है, डिक्रिप्शन करती है। जाहिर सी बात है जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब वो चीज़ शाहजेब के पास पहुंच जाएगी, अगर मैं शाहजेब से बात कर रहा हूं या मैंने facebook.com लिखा है, किसी को मैसेज किया हाय का, वो इनक्रिप्ट तो हुआ है, लेकिन जब उस बंदे तक पहुंचेगा तो उसको डिक्रिप्ट भी करना है ना। तो डिक्रिप्शन का काम भी जो है जब रिसीवर साइड के ऊपर जो करेगा वो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जब डिक्रिप्शन आप कर देते हो तो वो चीज़ ओरिजिनल अपने असली फॉर्म में नज़र आ जाती है। तो इसका मतलब होता है कि सिक्योर हो गया, बीच से अगर कोई चोरी करना चाहे भी तो उसको समझ नहीं लगी कि वो क्या लिखा हुआ है, और जब वो चीज़ डाटा जो है किसी बंदे के पास पहुंच जाएगा तो वो डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है सेशन लेयर की। देखो लफ्ज़ सेशन जो है ना, बेसिकली अगर हम सिंपल बात बोलें तो एक ऐसा
टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप कोई काम कर सको। मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर मैं आपको बोलूं कि आपका सेशन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है, तो इसका मतलब है कि इतने टाइम में मैं आपके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो सेशन लेयर अगर आप यहाँ पे जब देख रहे हो कि एक लड़का और एक लड़की डांस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सेशन है जो उन्होंने बेसिकली डांस पार्टी को एंजॉय किया या जो कुछ भी था। तो सेशन में क्या चीज़ होती है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है जब आप सेंड करते हो तो उसके साथ एक टाइमर भी साथ ऐड कर दिया जाता है। अब टाइमर ऐड करने का मकसद क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैंने शाहजेब को एक मैसेज करना था कि घर पे आग लग गई है, ठीक है। अब वो मैसेज अगर शाहजेब को आज से 1 साल बाद मिलेगा तो उस मैसेज की ना ही कोई वर्थ रही ना ही कुछ, ठीक है। तो सेशन लेयर का बेसिकली जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वो सेशंस बनाता है, वो देखता है कि क्या जो चीज़ मैंने किसी को सेंड की है वो टाइम पे सेंड हुई है या नहीं हुई, इसी तरह जो चीज़ मुझे रिसीव होनी है वो टाइम पे रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो सेशन लेयर में बेसिकली भी हम लोग देखते हैं तो कि सेशन लेयर का क्या क्या काम होता है। जिस तरह ये भी आप लोगों को तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि इंसान डिफरेंट काम करता है तो उसके डिफरेंट सेशन होते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर सेशन लेयर की बात करें तो जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से डाटा सेंड और रिसीव होगा, कितने सेशंस बनेंगे, कि क्या टाइमिंग होगी उनकी, ये सारा का सारा जो है वो सेशन लेयर के अंदर आ जाता है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस सेशन लेयर के अंदर, जिस तरह हम लोगों ने बोला था कि एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिर हम लोगों ने बात की थी प्रेजेंटेशन लेयर की, तो हम लोगों ने बोला उसके अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिमिलरली सेशन लेयर के अंदर हमारे पास एपीआईज होती हैं। एपीआई लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आज मुझे इजी पैसा मेथड को आप लोगों की फीस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ऐड करना हो, ठीक है, या मिसाल के तौर पर मुझे यूनिवर्सिटी के सीएमएस को कॉलेज के सीएमएस के साथ मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एपीआई लूंगा। एपीआई का क्या फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे यूनिवर्सिटी की किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सेस नहीं होगी और इसी तरह यूनिवर्सिटी मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चे की फ़ीस, जिस तरह अभी आप लोगों का अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ इंटीग्रेटेड है, तो उसमें क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी ने एपीआई हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर दी है। हम लोग अटेंडेंस ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के सीएमएस में जाके या यूनिवर्सिटी के सर्वर में जाके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि हम बगैर किसी के घर जाए हुए उसके घर के अंदर से जाके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट एपीआईज होती हैं, नेट बायोस भी इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये बेसिकली जो एपीआईज है भी समझ लो कि प्रोटोकॉल्स ही, जब आप आगे पढ़ोगे फिर आपको समझ लगेगी, जो बेसिकली दो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। जब भी हम कोई डाटा जो है वो किसी सर्वर को भेजते हैं या सर्वर से कोई भी डाटा जो है वो दोबारा लैपटॉप की तरफ आता है, तो जैसी बात उसकी ऑथेंटिकेशन होती है। तो सर्वर क्या करता है या सेशन लेयर क्या करता है, सबसे पहले कंप्यूटर से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके ऊपर कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है कि जो है ना कोई अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो क्या करता है कि एक्सेस करके भेजता है। ये देखिएगा, जिस तरह अगर हम फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की बात करें तो मैंने यहाँ से अगर कोई चीज़ लिखी है तो सर्वर के पास गई तो सर्वर पहले जाके उसको बोलेगा हाँ जी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बताओ। जब आप यूज़र नेम अपना पासवर्ड बताते हैं तो फिर वो बेसिकली क्या करता है, आपको आपका फेसबुक का पेज दिखाता है। तो बेसिकली सेशन लेयर का काम ये भी होता है कि वो सेशंस क्रिएट करता है ताकि ऑथराइज बंदा जो है उस डाटा को एक्सेस कर सके। बेसिकली इंस्पेक्शन जो मैंने भी आपको बताई, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप गलत यूज़र नेम पासवर्ड लिखोगे तो वो बेसिकली आपको एंटर ही नहीं होने देगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेशंस का क्या काम होगा, सिक्योर बनाना कि आप अनऑथराइज बंदा जो है वो एक्सेस ना कर सके उस सेशन को या उस लेयर को, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया कि ऑथेंटिकेशन भी होगी, ऑथराइजेशन भी होगी। उसके बाद जो तीसरा काम हम लोग सेशन लेयर के अंदर करेंगे वो ये होता है कि सेशन लेयर जो होता है वो ये भी चेक करता है कि किस तरीके से डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर वो क्या करेगा कि जिस तरह अभी आपने एक तस्वीर जो है वो फेसबुक में किसी को भेजी है, तो वो क्या करेगा कि उस इमेज फाइल को जो है ना सर्वर पे जब भेजेगा तो उसको ना डिफरेंट सेशंस में क्रिएट कर देगा, चेंज कर देगा। तो जब भी आप facebook.com लिखते हो तो इसी तरह जब आप कोई तस्वीर वहाँ से मांगना चाहते हो, लेना चाहते हो, बेसिकली क्या करता है सेशन लेयर क्या करता है कि जो उनकी जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, अगर मुझे इमेज फाइल चाहिए तो वो इमेज भेजेगा मुझे, अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट फाइल चाहिए तो मुझे टेक्स्ट फाइल भेजेगा। ये नहीं करेगा कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे फेसबुक पे मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो सारा का सारा ही उठा के दे दे, नहीं। अगर मैंने इमेज मांगी है तो सिर्फ वो इमेज देगा, अगर मैंने टेक्स्ट मांगा है तो सिर्फ वो टेक्स्ट देगा, ठीक है। इसी तरह आप जब भी सेशन लेयर पे डाटा पहुंचता है तो डाटा पैकेट्स के थ्रू जाता है, ठीक है। पैकेट्स का मतलब क्या हो गया कि मिसाल के तौर पर डाटा इनक्रिप्ट डाटा जो है लास्ट लेयर के अंदर कंप्रेस हो गया था ना 101.1.0.0 में, अब उसको भी
इस तरीके से पहुंचाना है हम लोगों ने दूसरे बंदे तक कि अगर मिसाल के तौर पर मैं सारा डाटा इकट्ठा भेज दूंगा तो अगर उसमें एक बिट का भी एरर है तो सारा का सारा डाटा ही लॉस हो जाएगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि डाटा को किसी चंक्स में डिवाइड कर दूं, मतलब 100 एक पैकेट में, 200 दो पैकेट में, फिर 110 एक पैकेट के अंदर, और उन पैकेट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके भेजूँ। सो मिसाल के तौर पर अगर किसी पैकेट के अंदर एरर आ भी जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको डिस्कार्ड करके वो चीज़ दोबारा मांग लेगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने एक ऐसा डाटा भेजना है जिसके अंदर टेक्स्ट और इमेज है तो वो टेक्स्ट के लिए एक अलग पैकेट बनाएगा और इमेज के लिए अलग पैकेट बनाएगा। इसको हम लोग सेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सेशन लेयर क्या काम करता है। सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट करता है जिसमें सेशंस बनाता है, पैकेट्स बनाता है, और उन पैकेट्स के अंदर डाटा की जो टाइप होती है उसके हिसाब से डाटा को भेजता है। फिर अथेंटिकेशन करता है कि क्या वाकई में ये वही बंदा है जिसको मिसाल के तौर पर एक्सेस करना चाह रहे थे, तो वो अथेंटिकेशन मांगेगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड दो। तीसरी चीज़ क्या, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या चीज़ होती है कि जो आप डाटा मांग रहे हो, जब आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखा है तो क्या ये वही बंदा है भी है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो ये हमारी जो है बेसिकली हम कह सकते हैं सेशन लेयर के अंदर आ जाता है। तो हमारी 3 लेयर्स मुकम्मल हो गई, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की और नेटवर्क लेयर की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर होती है बेसिकली जब डाटा जो है हमारी इंटरनेट की तारों में या वाईफाई की डिवाइसेस के अंदर, हवा के अंदर, या मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हो कि डाटा जो है जब मूव कर जाता है, हम ये कह सकते हैं एक जगह से किसी दूसरी जगह में। ठीक है, तो वो जो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचने का जो बीच में वो जो पार्ट होता है ना, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे सेगमेंटेशन होती है, फ्लो कंट्रोल होता है और एरर कंट्रोल होता है। सेगमेंटेशन, जब भी हम कोई डाटा जो है किसी बंदे को भेजना चाहते हैं तो बेसिकली क्या करता है, उस डाटा के सेगमेंट्स बना देता है। जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि वो पैकेट्स बने, पैकेट से डाटा क्या हो जाएगा, सेगमेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ये देखिएगा, अब जब डाटा पोर्ट्स में सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है तो जाहिर सी बात है कि हमने उनको नंबरिंग तो देनी है ना, कि ये नंबर 1 पैकेट है, ये 2 है, 3 है। ऐसा ना हो जब रिसीवर साइड पे पहुंचे तो 3 पहले आ जाए, 2 बाद में और 1 पहले आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सीक्वेंस अगर खराब होगा तो जो मैसेज उस बंदे को पहुंचना है वो गलत पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ABC भेजा है तो शायद हो सकता है वहाँ से BCBA आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सीक्वेंस नंबर डालते हैं, कुछ पोर्ट नंबर डालते हैं और उसके बाद डाटा लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर या पोर्ट नंबर से क्या होता है, हमारी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह भी आपके सामने दिखाया जा रहा है कि अगर हम हर जो चीज़ होगी उसका जाना एक अपना तरीका होगा हर सेगमेंट के। फ्लो कंट्रोल, सेगमेंट्स बन गए, हम लोगों ने उनको डिवाइड कर दिया, हमने उसको सीक्वेंस नंबर दे दिया और पोर्ट नंबर दे दिया। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर एक इंटरनेट की स्पीड है जिसको हम लोग XXX या 4x जो है मेगाबाइट पर सेकंड कह रहे हैं। ठीक है, और वो अपना डाटा जो है वो बेसिकली जो है ना भेजना चाह रहा है किसी मोबाइल डिवाइस को। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो है 100 मेगाबाइट पर सेकंड और मोबाइल की डिवाइस है 10 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंप्यूटर जो है इस मोबाइल को इस स्पेसिफिकेशन के लिहाज से कोई डाटा भेजेगा, ठीक है, तो वो 5 मेगाबाइट पर 50 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से भेज रहा है। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को छोड़ दो कि ये मेगाबाइट पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड क्या है। ये सपोज करो कि कंप्यूटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी तो कंप्यूटर ने डाटा इकट्ठा भेज दिया। इंटरनेट के ऊपर जो हमारे पास MB था वो बेसिकली समझ लो 50 MB था, लेकिन जब वो मोबाइल तक पहुंचता है तो मोबाइल तक इशू ये आता है कि यार यहाँ पर तो इतनी स्पीड ही नहीं है कि मैं उस चीज़ को रिसीव कर सकूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस हिसाब से डाटा भेजूँगा तो मोबाइल तक डाटा आते हुए जो है वो आपस में टकराना शुरू कर देगा क्योंकि उस साइड स्पीड बहुत थोड़ी है। तो मिसाल के तौर पर जो पैकेट नंबर या सेगमेंट नंबर 1 पहुंचा है, 2 भी साथ आ गया, 3 भी साथ आ गया, 4 5 6 रश लग गया उधर। ठीक है, इसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। फ्लो कंट्रोल में बेसिकली किस जगह इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो फ्लो कंट्रोल क्या करेगा, वो चेक करेगा कि रिसीवर साइड पे स्पीड की कैपेसिटी कितनी है। 10 MB है तो वो क्या करेगा कि 10 MB की स्पीड के हिसाब से मोबाइल को भेजेगा डाटा। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल अगर शाहजेब के घर पे एक मोबाइल फ़ोन है
और उन्होंने इंटरनेट लगवाया हुआ जो 512 किलोबाइट का है, ठीक है, और मेरे घर नेट लगा हुआ जो 20 MB का है। तो मैं जब डाटा शाहजेब को पहुँच भेजूंगा तो शाहजेब तक डाटा जो पहुँचेगा उसकी एंडिंग टाइम पे वो बेसिकली उसकी नेट की स्पीड के हिसाब से मिलेगा उसको, मेरी नेट के हिसाब से नहीं मिलेगा। वरना तो जब उसके मोबाइल फ़ोन पे अगर मैं इस तरह करना शुरू हो जाऊँ तो उसके मोबाइल फ़ोन पे तो अच्छा भला रश बन जाएगा, नोटिफिकेशंस और बार बार ये चीज़ें। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड भेजते हैं तो उसके अंदर भी इश्यूज आते हैं। तो फ्लो कंट्रोल हम लोगों ने देख लिया कि फ्लो कंट्रोल क्या था, कि फ्लो को कंट्रोल करना इस तरीके से कि वो जो डाटा है जब सेंडर से किसी रिसीवर की तरफ जाए तो वो एक सीक्वेंस में और आराम से जाए, इस सीक्वेंस के साथ जाए कि कोई भी चीज़ लॉस ना हो सके। अब मिसाल के तौर पर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे फ़ोन ने या मेरे लैपटॉप ने कुछ आवाज़ें जो थी आप लोगों को जो है ना जा रही थी, ठीक है, बीच में से एक सेगमेंट या एक पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। कोई भी फॉर एग्जांपल आसमान से बिजली कड़कती है उस वजह से हो सकता है, या कोई बंदा अगर ज़ोर से जो है ना लोहे को रगड़ेगा उस तार के ऊपर तो उस वजह से भी पैकेट लॉस हो सकता है। तो इस सूरत में जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होगा उसका क्या काम होगा, बेसिकली वो सिर्फ ये चेक करेगा कि इसमें से कौन सा डाटा ऐसा है जो रिसीवर साइड पे मिसिंग हो गया, ठीक है। वो दोबारा जाएगा उस कंप्यूटर के पास, वो उसको बताएगा, जैसे इसमें देखेंगे आप तो पहले डाटा यूनिट 2 जो था वो मिसिंग था, तो उसने क्या किया, मोबाइल फ़ोन ने दोबारा डाटा भेजा कंप्यूटर को, उसको बोला कि यार मेरे पास डाटा यूनिट 2 जो है वो तो आया ही नहीं है, तो मुझे दोबारा सेंड कर दो, ठीक है। तो इसको बेसिकली ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बोलते हैं। और इस सूरत में क्या होगा कि जो हमारा कंप्यूटर होगा या वो जो नेटवर्क होगा वो क्या करेगा, डाटा यूनिट 2 को दोबारा रीसेंड कर देगा, ठीक है। तो ये जो मतलब एरर को कंट्रोल करने का जो तरीका, ये भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करता है कि अच्छा जी, इसमें फिर एक चीज़ ये भी आती है कि ठीक है ये हो गया, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चीज़ देखना चाहूँ कि क्या जो डाटा मुझे हमज़ा ने या उसामा ने मैसेज करके भेजा था, क्या फॉर एग्जांपल अगर उसने मुझे लिखा हेलो हाउ आर यू, तो ये कैसे चेक होगा कि क्या वाकई में वही मैसेज मुझे रिसीव हुआ है या कोई और मैसेज रिसीव हुआ है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक का नाम जो है वो चेकसम है, ठीक है। तो चेकसम में बेसिकली क्या होता है, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे थे बीच में, चेकसम में बेसिकली क्या होता है, चेकसम में सिंपल ये चीज़ होती है कि वो चेक करता है कि जो बिट्स मेरे पास आई हैं, जो डाटा मेरे पास आया, आइदर इट इज़ करेक्टली सेम वही डाटा है जो यूज़र ने भेजा था या नहीं भेजा था। अब डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। और इसकी सर्विसेज ये क्या क्या काम करता है, सबसे पहले कनेक्शन बनाता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल वाईफाई या ओवर द माइक्रोवेव सिग्नल्स के थ्रू जो आपस में कम्युनिकेट करें तो कनेक्शन लेस ट्रांसमिशंस करेगा। और अगर ये अब इसके अंदर हम ज़रा डिटेल में बात नहीं जाएंगे, तो इसमें यह है कि अगर तो मिसाल के तौर पर ये चीज़ है कि TCP होता है और UDP होता है, TCP भी एक प्रोटोकॉल है, UDP भी एक प्रोटोकॉल है, जो बेसिकली हमारा जो है वो यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। मैं इस डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा ये क्या है, अभी हम सिंपल एक चीज़ बता देते हैं कि UDP में क्या होता है। UDP में जब डाटा रिसीवर को रिसीव हो जाता है तो UDP ये जाके दोबारा ये नहीं चेक करता कि क्या जो डाटा मुझे मिला है वो वाकई में करेक्ट है या नहीं है। जबकि TCP में क्या होता है कि वो प्रॉपर फीडबैक देता है सेंडर को कि हाँ तुम्हारा डाटा जो तुमने मुझे भेजा था वो मुझे रिसीव हो गया। तो हम लोग ये जो है यहाँ तक जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तक आज क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की बात की, जिसमें हम लोगों ने बोला कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशंस जो होती हैं कंप्यूटर की या नेटवर्क की, उसके थ्रू डाटा जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लेयर की बात की, जिसमें हम लोगों ने बोला कि प्रेजेंटेशन लेयर वो लेयर होती है जिसके थ्रू जो है डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हो। आप उसके अंदर क्या करते हो, आप उसके अंदर पैकेट्स बनाते हो, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, डाटा की कंप्रेशन करते हो, और उसके बाद इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या था कि डाटा को किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है हम लोगों ने, मिसाल के तौर पर कि क्या डाटा की स्पीड इतनी है कि उधर तक पहुंच सके, और अगर उधर पहुंचे तो क्या फ़्लो कंट्रोल है। तो पहला फ़्लो कंट्रोल हो गया। नंबर 2, क्या जो डाटा मुझे रिसीव हुआ है
क्या वो वाकई में वही है जो यूज़र ने भेजा है, तो ऑथराइजेशन भी होगी। और नंबर 3 चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो डाटा भेजा है कहीं से मिस तो नहीं हो गया, और अगर मिस हो गया है तो दोबारा सेंडर को बोलूँगा कि मुझे ये डाटा दोबारा सेंड करो। तो ये हमारा बेसिकली 3 लेयर्स का काम था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे डिस्कशन करेंगे फर्दर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।